नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस से आफ्का कानून के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ये लागू था, नॉर्थ ईस्ट और उसके साथ में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से से अब इसे रिपील कर दिया गया है। क्या है ये कानून, क्यों इसे रिपील किया गया है, इससे जुड़े हुए सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट है जिसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और फिर लीगल न्यूज़ है। ये दोनों ही लॉ सीखो के अपने इनिशिएटिव है। तो चलिए आते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। तो यहाँ पे सेंटर ने गुरुवार के दिन, केंद्र सरकार ने गुरुवार के दिन ये अनाउंस किया कि नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत बड़े हिस्से से अब आफ्का कानून जो है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कानून जो है वो रिपील कर दिया जाएगा। तो इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट जो है ये असम के शामिल है, उसके अलावा भी और भी थोड़े एरिया से नॉर्थ ईस्ट के और कुछ स्टेट्स के। तो इस बारे में हम जानते हैं। आफ्का कानून की अगर हम बात करें तो ये कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी। करीब 60 साल पुराना ये कानून है। उस समय नागालैंड एक अलग राज्य नहीं हुआ करता था, असम का ही यह एक हिस्सा था। तो उस वक्त असम नेशनलिज्म की एक बात थी कि असम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए। इसको देखते हुए कई बहुत ज़्यादा आर्म्ड वायलेंस भी देखने को मिली। कई ग्रुप्स बने, नागा ग्रुप्स बने, जो कि भारतीय सेना के अगेंस्ट लड़ने लगे, अपने एक इंडिपेंडेंट राज्य की, अपने एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र की मांग के लिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग के लिए। तो इसको देखते हुए एक टेररिज्म भी इस एरिया में बढ़ने लगा। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक कानून लेकर आई जिसका नाम था आफ्का। आफ्का के अंतर्गत आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर थी कि वो विदाउट वारंट या विदाउट एनीथिंग जुडिशियल प्रोसेस यहाँ पे कोई भी एक्शन ले सकते थे। विदाउट वारंट वो किसी को भी सर्च कर सकते थे। अगर जिस पर सस्पिशन होता है तो उसको एक वार्निंग देने के बाद में वो उसको यहाँ तक शूट भी कर सकते थे। तो आर्म फोर्सेस के पास में एक स्वीपिंग पावर्स थी। इसको देखते हुए इस एरिया में एक कंटिन्यूसली मिलिट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं अगर उस एरिया में मिलिट्री हो तो फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ हो, वो उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। कंटिन्यूसली एक फियर के माहौल में जो है वो लोग जीते हैं। तो इसको देखते हुए काफ़ी विरोध इस कानून का किया जा रहा था लंबे समय तक। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2012 में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी। इस पिटीशन में बताया गया था कि 1528 फेक एनकाउंटर जो है ये आर्म फोर्सेस के द्वारा किए गए हैं। तो इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था। इसमें कुछ मामलों में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हाँ, फेक एनकाउंटर जो है वो हुए हैं। इसको लेकर काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इरोम शर्मिला चानू, ये मणिपुर की एक नागरिक है, मणिपुर की एक रेसिडेंट है। इन्होंने इसके अगेंस्ट कंटिन्यूसली एक बहुत लंबे समय तक एक हंगर स्ट्राइक भी की है। उसको देखते हुए इस एरिया में एक शांति की स्थापना, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगे कि धीरे धीरे इस एरिया में शांति बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए ये कानून को वापस लिया गया। ये इसका एक कारण है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में भी ये पहले हुआ करता था, लेकिन त्रिपुरा में उस समय पे जो त्रिपुरा के सीएम थे मानिक सरकार, और उन्होंने सेंटर के साथ में मिलकर धीरे धीरे करके पुलिस स्टेशन बाय पुलिस स्टेशन इस कानून को रिपील करवाया। और उसके बाद में अभी ये जो एक कदम है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें 23 डिस्ट्रिक्ट जो है असम के वो अब आफ्का के बाहर हो गए। कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें ये पार्शली लागू रहेगा। तो अपने आप में सरकार का ये एक बहुत ही बढ़िया कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी जो है, इन्होंने भी आफ्का को हाईली अनडिजायरेबल बताया था और एक ऑपरेशन का माहौल, एक दबाव लोगों पे हमेशा बना रहता है, इस चीज़ को बताया था। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम हाल ही में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर हमें बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए अलाई की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है। तो इससे यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय के जो सीएम्स थे, इन्होंने समय समय पर सेंटर से मांग करी, अब उनकी जो सरकार थी केंद्र में, उससे मांग करी कि वो इस एरिया से आफ्का को रिपील करे। और इसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा तो मॉन एरिया में एक यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन देखने को मिला था, जिसमें बहुत सारे जो नागरिक थे जिनका दोष नहीं था, उनको यहाँ पे काउंटर फायरिंग में उनकी
हत्या हो गई थी। तो इसको देखते हुए एक बड़ा ही सेंसिटिव माहौल भी बन चुका था, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक मलहम जैसा भी काम आएगा, जो कि सरकार का एक बड़ा कदम है और काफ़ी प्रशंसनीय कदम है कि हमारे देश में अब नॉर्मलसी जो है नॉर्थ ईस्ट में भी हमें देखने को मिलेंगी। जैसे देश के दूसरे हिस्से में लोग फील करते हैं उस तरीके से अब नॉर्थ ईस्ट में भी एक राहत लोगों को मिलेंगी। चलिए अब न्यूज़ अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो न्यूज़ अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे डॉल्फिन की। डॉल्फिन की पॉपुलेशन का काउंट चल रहा है। इसको देखते हुए उड़ीसा में इनका जो पॉपुलेशन है वो 2021 से 544 जो था वो इस वर्ष अब 2022 में 726 हो गया है। तो डॉल्फिन का एनुअल काउंट अपने आप में बड़ा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा गहरी मठ एरिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डॉल्फिन की पॉपुलेशन देखने को मिली है। चिल्का में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पहले देखने को मिलती थी, लेकिन इस वर्ष की इनके सेंसस की इनकी गणना के अनुसार गहीर मठ जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिली है। टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो गहीर मठ मरीन सेंचुरी और उसके साथ में जो बृहत कनिका है यहाँ पे 540 और 342 जो है ये लास्ट ईयर काउंट देखने को मिला था। उसके अलावा इस एरिया में अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप की इरावेडी, बॉटल नोज, हमबैक, स्ट्रिप्ड और स्पिनर डॉल्फिन्स, ये अलग अलग डॉल्फिन की स्पीसीज यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अगली खबर है सेशन चेयर प्रोफेसर के बारे में। डॉक्टर आशुतोष कुमार ये फर्स्ट विजिटिंग प्रोफेसर अपॉइंट हुए हैं TM सेशन चेयर एट इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक नया इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये इनिशिएटिव था, जिसमें इन्होंने अपने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन TN सेशन के यहाँ पे स्मृति में उनके अचीवमेंट को देखते हुए एक अपने अलग चेयर की यहाँ पे स्थापना करी, जिसमें इलेक्शन डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे शिक्षा का आदान प्रदान होना था। तो इस चेयर के लिए अपॉइंट किया गया है डॉक्टर आशुतोष कुमार को, जो कि इस चेयर की कमान संभालेंगे। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, इन्होंने लॉन्च किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फास्टर अर्थात फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो दूसरे कोर्ट हैं उनके द्वारा ऑर्डर पास कर दिए जाते थे, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये कम्युनिकेट होते थे अथॉरिटी को काफ़ी लंबे समय के बाद में। इससे देखने को ये मिलता था जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे ये काफ़ी लंबे समय तक जेलों में रह जाते थे, क्योंकि ऑर्डर जो है वो जेलर तक कम्युनिकेट होने में या प्रिजन अथॉरिटी तक कम्युनिकेट होने में समय लगता था। लेकिन अब इस फास्टर के द्वारा काफ़ी जल्द ही ये इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्डर्स है या जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत फास्टली कम्युनिकेट हो पाएंगे, जिससे जो निर्दोष पीपल है जो प्रिजनर में लैंग्वेज होते रहते हैं उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर है खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। तो ये कर्नाटक में इस बार होने वाले हैं, कर्नाटक से होस्ट कर रहा है। अप्रैल 24 से मई 3 के बीच में ये होंगे। यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर KC नारायण गौड़ा के द्वारा बताया गया कि तैयारियां जो है इसकी लगभग पूर्ण हो चुकी है और आज 1 अप्रैल के दिन इसका लोगो, थीम, जर्सी ये भी अनाउंस होंगे और हम इसे आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगला जो खबर है ये बायलैटरल नवर एक्सरसाइज के बीच में है, जो कि भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में हो रही है। इस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है वरुणा। तो ये 30 मार्च से 3 अप्रैल तक रहेगी, जिसमें शिप, सबमरीन, मरीन पेट्रोलिंग, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में एक पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज दोनों ही कंट्री की नेवीज के बीच में होगी। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो लीगल न्यूज़ में बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का पट्टली मक्कल कच्ची वर्सेस A मविलरूल पेरुमल केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो बनियर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और कहा है कि 1/5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये प्रोस्पेक्टिव है, अर्थात 1/5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्टेट्स को ये पावर है कि वो रिजर्वेशन जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास में यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट्स का पावर है ये अमेंडमेंट आने के बाद में आया है।
उससे पहले अगर ऐसा चीज़ या कोई डिक्लेरेशन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या रिजर्वेशन दिया गया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये बताया गया है। क्योंकि 102 अमेंडमेंट के बाद में जो पावर था रिजर्वेशन देने का, ये पावर सेंटर के पास में चला गया था और इसी पावर को फिर वापस रिवर्स किया गया 105वें अमेंडमेंट में। उसके बाद में जो अगली खबर है ये भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में एक सो मोटो केस लिया गया है जिसके अंतर्गत अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को लेकर किस केस में डेथ पेनाल्टी हो सकती है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन ली डाउन करने वाला है। तो ये इरफान भवू मेवती वद स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ये एक गाइडलाइंस आने वाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी हम ज़रूर इसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।